अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रिफॉर्म के साथ मैं अफजल अयूबी। जमील अख्तर बेग साहब, मौजूदा फिनांस एक्ट 2024 टैक्स दहंदगान के लिए बेहतर है या इसमें तब्दीलियों की ज़रूरत है? जो मौजूदा टैक्सेशन सिस्टम है इसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। अगर ये परफेक्ट और ठीक होता तो हमारे टैक्स टारगेट्स जो पिछले साल बजट में बनाए गए वो पूरे हो रहे होते। ये अयां करता है कि इसमें बहुत से डिफेक्ट हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है। जहाँ पर टैक्सेशन सिस्टम फेलियर है, जहाँ प्रिफरेज है, टैक्स एविजन है, टैक्स फ्रॉड्स हैं, इनको ठीक करने की ज़रूरत है। अब आपने पूछा कि इसमें तब्दीलियाँ क्या हो सकती हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि जो टैक्स प्रिफरेज और टैक्स लॉसेस हैं, टैक्स एविजन्स हैं, इनको ठीक करने की ज़रूरत है। अगर ये टैक्स निज़ाम, टैक्स का कलेक्शन सिस्टम और टैक्स लगाने का सिस्टम जुडिशियस और इफेक्टिव हो जाए तो हमारे टारगेट पूरे होते जाएंगे। इसमें एक तो यह है कि जो असेसमेंट का प्रोसेस है इसको ऑटोमेटिक और कंप्यूटराइज बेस्ड होना चाहिए और ज़ाती डिस्क्रिशन जो है वो कम से कम होनी चाहिए। टैक्स आपका इकट्ठा होता है, ऑटोमेटिक सिस्टम्स अब चलेंगे। अगर किसी अफसर के हाथ में ये जो अभी तक सिस्टम चल रहे हैं ये वही सिस्टम है आज से कोई 200 साल 300 साल पुराना चल रहा कि जी वो ऑडिट की नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ऑडिट एक डेटरेंस होता है, आप लॉ की कंप्लाइंस करें, टैक्स पूरा अदा करें, जहाँ टैक्स देने की ज़रूरत है वहाँ टैक्स पे हो। अभी तक हमारा कल्चर और टेम्परामेंट वही है जो पिछले लॉ का था, या प्रैक्टिकली हम मैनुअल काम कर रहे होते थे। अब आईटी का दौर है और कंप्यूटराइज बेस्ड टूल्स यूज़ होते हैं। ऑडिट इस तरीके से होना चाहिए कि उसका सिस्टम चेक हो, प्रोसीजर्स चेक हो, कंप्लायंस चेक हो, और जहाँ पे डिफ़ॉल्ट आ रहे हो वहाँ पे टैक्स लगाया जाए और सिस्टम जनरेटेड असेसमेंट आर्डर होने चाहिए। असेसमेंट ये जो 120 का आर्डर, इसके मैंने बात कर रहा हूँ, 122.5, 122.5A या अदर आर्डर, इनकी मैं बात कर रहा हूँ कि वो आपके इस तरह जनरेट हों कि आप पूरा टैक्स लॉ की जो कंप्लायंस है वो 111 का नोटिस भी सिस्टम जनरेटेड होना चाहिए। तो फिर जब इसको मिनिमाइज आप कर देंगे डिस्क्रिशन असेसिंग ऑफिसर की तो आपका टैक्स की कलेक्शन है वो ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। आपने एफबीआई ने सिलेक्शन ऑफ ऑडिट ही खत्म कर दिए और ये छोड़ दिया कमिश्नर के लिए। अब कमिश्नर जिसको दिल चाहे सिलेक्ट कर ले, जिसको दिल चाहे छोड़ दे। अब कमिश्नर नहीं करता, नीचे स्टाफ करता है, नीचे स्टाफ पैसे लेके छोड़ देता है, जो पैसे नहीं देता उसका टैक्स सिलेक्शन का ऑडिट सिलेक्शन हो जाती है। ऑडिट का नोटिस जाता है, डिप्टी कमिश्नर अगर पकड़ लेता है वो छोड़ देता है तो आगे ट्रिब्यूनल या कमिश्नर ऑफिस पास जाते हैं, वो छोड़ देते हैं, हाईकोर्ट में चले जाते हैं। अल्टीमेटली ना कोई ऑडिट हो रहा है, ना कि लॉ की कंप्लायंस हो रही है, ना टैक्स इस तरह रिकवरी होती है। तो जब आप सिस्टम्स बेहतर करेंगे, सिस्टम बेस्ड ऑडिट होंगे, सिस्टम बेस्ड आपकी असेसमेंट आर्डर होंगे तो फिर उससे आपका टैक्स कंप्लायंस और टैक्स की कलेक्शन खुद बहुत बेहतर हो जाएगी। यही तजावीज़ जो है इसी तरह के लिए वो आप सेल टैक्स में भी अप्लाई होनी चाहिए। सेल टैक्स का ऑर्डर जो है वो भी सिस्टम बेस्ड होना चाहिए, कंप्लायंस होनी चाहिए, जहां इनपुट का आउटपुट का कंपैरिजन होना चाहिए। अगर ये आप इसको सिस्टम बेस्ड करेंगे तो आपका फ्लाइंग इन्वाइसेस का इशू भी ख़त्म हो जाएगा और वो भी आप कर सकते हैं। और सेल टैक्स में तो ऑब्वियसली टैक्स रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है और वो अगर बेहतर हो जाएगा तो आपका इनकम टैक्स खुद बहुत बेहतर हो जाएगा। जमील अख्तर बेग साहब, आगे इसमें तब्दीलियों की ज़रूरत है, वो तब्दीलियाँ क्या होनी चाहिए? मौजूदा जो टैक्सेशन सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट्स आएंगी। टैक्स असेसमेंट्स को बेहतर किया जाए और ऑटोमेटिक किया जाए। इसी तरह विथहोल्डिंग टैक्स की जो सेक्शंस हैं उनको कम से कम किया जाए। आपने ये बहुत ठीक है कि जो नॉन फाइलर हैं उसको तो आपने डबल टैक्सेशन में ले गए, डबल कर दिया। जो फाइलर्स हैं उन पे जो टैक्स विथहोल्डिंग टैक्स के रिजीम्स हैं उनको कम किया जाए। रेट पिछले साल रेट बढ़ा दिए गए विथहोल्डिंग टैक्स के, वो गलत है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट है। एग्जम्पशन सर्टिफिकेट पे आपने कह दिया कि 80% तक एग्जम्पशन सर्टिफिकेट मिलेगा, 20% तक नहीं का। तो जो शख्स अपनी 6 महीने की एस्टिमेटेड जो लायबिलिटी आप बना रहे हैं वो पे कर देता है तो फिर 20% की रिडक्शन का क्या फन है? कोई वजह नहीं है क्योंकि आपको एडवांस टैक्स दे रहा है। तो ये जो 0.2% की जो
कंडीशन लगाई है वो गलत है, इसको चेंज होना चाहिए, ये तजर्बा ही गलत है। और एग्जम्पशन सर्टिफिकेट जब कोई टैक्स पूरा पे कर देता है तो उसको पूरा मिलना चाहिए। इस तरह की तजवीज़ और भी आ जाएंगी, दोस्त देंगे। जमील अख्तर बेग साहब, बजट 2025 को आप किस तरह देखते हैं? मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट की जो सोच होगी, कोशिश होगी, वो तो रिएक्शनरी होगी। टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएं, बेहतर किए जाएं, पिछले टारगेट्स जो हैं, पिछले डेफिसिट उनको पूरे आके किया जाए। बट मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। अगर आपका टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा तो उसकी कॉजेज़ और हैं। टैक्स की प्रिफरेंस है, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया, टैक्स को बेहतर करने की ज़रूरत है, निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि आपका ऑटोमेटिकली टैक्स जीडीपी के रेशो के मुताबिक इकट्ठा होता जाए, ना कि आप डंडा लेके पीछे फिरें और लोगों को हाँकते फिरें और टैक्स इकट्ठा करते फिरें। मेरा ख्याल है बजट को इस एंगल से देखा जाना चाहिए कि टैक्स की कलेक्शन स्ट्रीमलाइन हो और ऑटोमेटिकली आपके निज़ाम में टैक्स का जमा होना यकीनी हो जाए। जमील अख्तर बेग साहब, आपके पास इनकम टैक्स में क्या बजट तजावीज़ हैं? टैक्स रेट्स पहले से जैसे बढ़ाते जा रहे हैं उनको कम करें, ताकि लोगों का इत्माद बहाल हो कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उन पे बर्डन कम हो। और मेरा ख्याल में कि इनकम टैक्स में बहुत ज़्यादा सेक्शंस को चेंज करके आप रिजल्ट नहीं ले सकते, बल्कि इससे ज़्यादा बेहतर होगा कि आप मामूली चेंजेस करें और बेहतर रिजल्ट लें। इस दफ़ा मेरा ख्याल में जो इनकम टैक्स में चेंजेस करने की ज़रूरत है वो सिर्फ एक ही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स नेट में आए। इस तरह का सिस्टम डेवलप किया जाए, डिवाइस किया जाए, डिज़ाइन किया जाए कि लोग जिनकी टैक्सेबल इनकम है वो लाजमी रिटर्न फाइल करें और अपना टैक्स दें। इससे बेहतर है कि आप अपने टैक्स के निज़ाम को जो भी बैंक अकाउंट होल्डर है उसके साथ कनेक्ट कर दें, ऑटोमेटिकली उसकी इनकम वर्कआउट हो और वो उसको नोटिस जाए कि आपकी रिटर्न बननी है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जितना आप ऑटोमेटिक करेंगे उतना आपका निज़ाम बेहतर से बेहतर होता जाएगा। और सेल टैक्स में क्या बजट प्रपोजल है आपके पास सर? ये इनडायरेक्ट टैक्स है, बट इसकी मंथली रिटर्न फाइल होती है और आपको मंथली टैक्स डिपॉजिट्स मिल रहे होते हैं। तो इसका बहुत सी बार्स ने भी तजावीज़ दी हैं कि इसका टैक्स रेट यूनिफॉर्म करें और कम करें। 17-18% रेट जो है बहुत हाई रेट है, इसको रेट को कम करके और इसकी पिलफरेज और अवॉइडेंस और एविजन रोकी जाए। मैक्सिमम कोशिश करें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेल टैक्स डिक्लेयर करें और जमा कराएं। वो इसी तरह पॉसिबल है कि अपना टैक्स रेट कम करें और उसको सिंपल करें कि सेल टैक्स में इतनी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, इतने एसआरओ आ रहे हैं, इतनी फाइलिंग ऑफ रिटर्न में लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। फाइलिंग ऑफ रिटर्न का सिस्टम को आप सिंप्लीफाई करें, सिस्टमेटिक करें। ये जो आपने जॉइंट लायबिलिटीज का सिस्टम रखा हुआ है कि जी वो रिटर्न तब फाइल होगी जब दूसरा टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, फिर आगे वो फाइल करेगा, ये अब आपका देसी तरीके को आपने सिस्टमाइज कर दिया हुआ है कि एक बंदा दूसरे के साथ कनेक्टेड है। एक ने रिटर्न फाइल कर दी, दूसरे ने अभी नहीं की, तो उसकी रिटर्न भी ड्राफ्ट में पड़ी रहेगी। ये चीज़ें ये मैनुअल सिस्टम में होती थी, ये कंप्यूटराइज्ड बेस्ड सिस्टम है, वहाँ ये जस्टिफाइड नहीं है। हर रिटर्न इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और जहाँ पे कोई टैक्स जमा नहीं कराता सिस्टम आपका उसको पकड़े, ना कि जो रिटर्न जमा करा रहा है और टैक्स पूरा जमा करा है उसको भी आपने साथ कैच किया हुआ है। तो ये अपने सिस्टम को इस तरीके से डिवाइस करें, नेचुरल सिस्टम ये होना चाहिए कि किसी को कॉम्प्लिकेशन ना आए, बल्कि आपका निज़ाम उसको फैसिलिटेट करे। जमील अख्तर बेग साहब, जिस तरह आपने इनकम टैक्स की बात की, सेल टैक्स की बात की, कस्टम ड्यूटी और दीगर सर्विसेज पर, उसमें भी कोई बजट प्रपोजल है आपके पास? कस्टम ड्यूटी भी इनडायरेक्ट टैक्स है और ये मोस्टली इंपोर्ट्स पे लगता है। मैं ये इसमें थोड़ी सी डिफरेंट प्रपोजल अर्ज करना चाहूँगा। कस्टम ड्यूटी के रेट्स को बढ़ाएं, खासतौर पे सामान अयाशी है, जो ज़रूरियात की चीज़ें नहीं हैं या जिनकी प्रोडक्शन आपके मुल्क में हो रही है, उस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जाए, ना कि कम की जाए। और साथ ही स्मगलिंग को रोका जाए। अगर आप कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट्स जो जेन्युइन इंपोर्ट्स हो रही हैं उनको भी डिस्करेज करें और जो स्मगल है उसको तो बिल्कुल कर्ब कर देना चाहिए। कस्टम लॉ में इतनी स्ट्रिंजेंट किस्म की तजावीज़ होनी चाहिए कि अगर कोई स्मगलर है तो उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उसकी होनी चाहिए, ताकि कस्टम चोरी को रोका जा सके और स्मगलिंग को भी रोका जाए। और साथ साथ जो सर्विसेज हैं उनको भी बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, उनको भी उन्हीं लाए खतूत पे आप
ऑब्वियसली चलाया जाना चाहिए कि उसमें भी टैक्स की पिलफरेज और टैक्स के लॉसेस जो हैं वो कम हो, और उनको भी इस तरह सिस्टमेटिक किया जाए ताकि उसमें भी टैक्स के रेवेन्यू को बहुत इजाफा होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के टैक्सेस में पिलफरेज और अंडर स्टेट है तो नेचुरली सर्विसेज में भी ऐसे ही हो रही है, तो उसको भी बेहतर किया जाना चाहिए। जमील अख्तर बेग साहब, मुआशी इस्तेहकाम और बिजनेस एक्टिविटी को फरोग देने के लिए हुकूमत कब एक्शन लेगी और कब लेना चाहिए, आप क्या समझते हैं? जब तजावीज़ बनती हैं तो टैक्स इकट्ठा होता है, टैक्स को डेवलपमेंट प्रोग्राम है उन पे अप्लाई किया जाता है, और नेचुरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी उसी बजट में से पूरे किए जाते हैं। मगर उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आपके मुल्क में जो मुआशी इस्तेहकाम है वो रवाज पकड़े, बिजनेस कम्युनिटी को आपकी जो टैक्स पॉलिसीज़ हैं उसकी तसल्ली और तशव्वी होनी चाहिए कि आपकी पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी रहेगी, और बिजनेसमैन वो खा फॉरेनर है या लोकल है अपने बिजनेस को प्लान करके चलाए, और अगर कोई नया बिजनेस लगाना चाहता है तो उसे भी पता हो कि हमारे टैक्सेशन लॉ क्या है, और उसमें ये ज़रूरी होना चाहिए कि मुआशी इस्तेहकाम को पैदा करने के लिए कि आपके बिजनेस रिलेटेड टैक्सेशन जो है उसमें फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं होनी चाहिए। आपकी मामूली चेंजेस, मामूली इम्पोर्टेंट तब्दीलियाँ ज़रूर हों, हर साल होती हैं, बट आपका जो बिल्कुल ही ऑल टुगेदर सिस्टम का चेंज हो जाना है उससे आपके मुआशी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचता है, और बिजनेसमैन पैसे इन्वेस्ट करने में हिचकिचाहट महसूस करता है, और यही वजह है कि आपका सारा पैसा प्रॉपर्टी में जाता है, स्टॉक चेंज में जाता है, रादर देन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आए या अच्छी टेक्नोलॉजी बेस्ड बाहर से लगा के इधर तो इंडस्ट्री डेवलप की जाए। वो इंडस्ट्री डेवलप होगी तो हमारे मुल्क में तब्दीली बेहतर होगी और कारोबार बेहतर होगा। जमील अख्तर बेग साहब, ये भी बताइएगा कि बजट 2025 में एफबीआर के अफसरान के इख्तियारात में कमी होनी चाहिए या इजाफा? जैसे मैंने शुरू में प्रीएम्बल में बताया कि आपकी असेसमेंट जो है वो सिस्टम बेस्ड होनी चाहिए, थ्रू प्रोसेस होनी चाहिए, और ऑफिसर्स का इख्तियार बहुत मिनिमाइज होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए बल्कि इसको कम होना चाहिए। अभी तक जितनी भी आपके ऑर्डर पास होते हैं, जितनी असेसमेंट्स होती हैं वो विद दी डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, वो जिसको चाहे टैक्स लगा दे, जिसको चाहे जितना लगा दे, जिसको चाहे टैक्स छोड़ दे, जिसको चाहे हिट लगा दे, और उसका अपील जो है वो ये देखे कि ट्रिब्यूनल में जाएगी और हाई कोर्ट में जाएगी तो 70% उसको टैक्स देना पड़ेगा, उसे मजबूर किया जाए कि वो मैल प्रैक्टिस में दाखिल हो और टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की मुट्ठी गर्म करे और अपनी मर्जी का आर्डर ले। तो उससे दोनों तरफ नुकसान होता है, एक तो बिजनेस तक काम नहीं आता, ऑप्शन होती है, और दूसरा गवर्नमेंट को जो ड्यू रेवेन्यू है वो नहीं मिलता। जब रेवेन्यू नहीं मिलता, पहले तो वो टैक्स चोरी करता है बिजनेसमैन, क्योंकि आपका कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे उसका ट्रांसपेरेंट डिक्लेरेशन आए। दूसरी, जब वो अगर पकड़ा जाता है तो वो टैक्स ऑफिसर की मुट्ठी गर्म करके तो अपनी मर्जी का आर्डर ले लेता है, तो वो इतना टैक्स चोरी होता है, इतना बेनिफिट होता है उसको बिजनेसमैन को कि शायद एफबीआर या गवर्नमेंट ऑफिशियल उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम भी तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो कितने पैसे कमा लेता है, कितने बचा लेता है। अगर ये सिस्टमेटिकली आपकी कंट्रोल और कंप्लायंस इंश्योर हो जाए तो फिर मेरा ख्याल है कि बिजनेसमैन या कारोबारी बंदा टैक्स नहीं बचा सकेगा, और साइमल्टेनियसली जो ऑफिसर है उसके पास भी डिस्क्रिशनरी पावर को इस्तेमाल करने का हक नहीं रहेगा, लॉ नहीं होगा। तो जब ऑटोमेटिकली चीज़ें प्लान हो जाएंगी तो खुद ब खुद आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा, और ऑब्वियसली हमारी सारी कोशिश होती इसीलिए है कि एफबीआर का, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू बेहतर हो, और हमारा जो हमारी ये मज़हर हो कि हमारी पॉलिसीज़ में और हमारी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ में और हमारी टैक्सेशन पॉलिसीज़ में इस्तेकाम है, और बाहर की दुनिया भी इसको अप्रिशिएट करे कि वहाँ पे पाकिस्तान में जाके तो पैसा लगाया जा सकता है और उसको कोई अनसर्टन किस्म के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। जमील अख्तर बेग साहब, ये भी बताइएगा कि पुराना अपील सिस्टम बहाल होना चाहिए या जो नया उन्होंने बनाया है यही सही है? ये जो पिछले साल उन्होंने अपील का सिस्टम चेंज कर दिया गया और ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। कोर्ट में ऑब्वियसली इसको चीज़ों को टेकअप किया हुआ है, बट गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए। इसका उन्होंने टेस्ट करके देख लिया है कि ये सिस्टम फेल है। पहले ये था कि कमीशन अपील के पास अपील जाती थी, उसके बाद ट्रिब्यूनल में जाती थी, उसके बाद रेफरेंस ट्रिब्यूनल में हाई कोर्ट में जाता था। अब आपने एक बीच में से अपील सिस्टम है उसको कम करके तो एक या कमिश्नर के
पास अपील होगी या ट्रिब्यूनल के पास, उसके बाद आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ को भी देखेगा, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को भी देखेगा। स्टे की पावर आपने हाई कोर्ट को दी है कि 70% तक स्टे देगा, 30% स्टे नहीं देगा। अगर नीचे से आर्डर ही गलत हुआ है और कमिश्नर और या ट्रिब्यूनल कोई किसी वजूहत की बेसिस पे वो आर्डर अपील खारिज हो गई है, तो अब उसके पास अगला फॉर्म हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट उसको 30% स्टे नहीं करता, 30% ह्यूज अमाउंट है, वो कैसे पे करेगा? ये बिल्कुल सिस्टम गलत है। पहला सिस्टम बहाल होना चाहिए और इसकी वजह से आपके अपील का सिस्टम बड़ा, डिस्पोजल भी नहीं बढ़ी, रेवेन्यू आपका कम हो गया है, शॉर्ट हो गया हुआ है। तो अगर ये अपना पुराना सिस्टम आप लेके आएंगे दोबारा, तो आपका जो जुडिशियल सिस्टम है वो ज्यादा बेहतर होगा। हाई कोर्ट अब छोटी छोटी अपीलें भी रेफरेंस हाई कोर्ट में जा रहे हैं। हाई कोर्ट जो है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के लिए तैयार ही नहीं है, उसका काम ही नहीं है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट देखना। ये नीचे अप टू ट्रिब्यूनल थ्रैश आउट होते हैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वो क्वेश्चन ऑफ लॉ को देखेगी। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट वो कैसे देख सकती है? अगर वो देख ही नहीं सकती, उसकी तरह उसकी ट्रेनिंग ही नहीं है जजेस की। वो लॉयर्स हैं, लॉ को देखते हैं। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देखते हैं। क्या हाई कोर्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे हुए नहीं है? क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हाई कोर्ट में पेश भी नहीं हो सकता? तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट वो कैसे, कौन देखेगा? ना लॉयर देखता है ना जज देखता है। तो आपने वो काम उनके हवाले कर दिया है जो उनके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट देखते हैं और ट्रिब्यूनल तक चार्टर्ड अकाउंटेंट पेश होते हैं और वहां तक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट थ्रैश आउट हो जाते हैं टू अपीलेंट फॉर्म में। एक वो अपीलेंट फॉर्म है जो अंडर द एफपीआर है, ट्रिब्यूनल वो इंडिपेंडेंट फॉर्म है जो जहां पे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट तमाम अपीलों के टेस्ट होने चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ लॉ पे रेफरेंस दायर होना चाहिए, जो कि पहला सिस्टम था। मेरा ख्याल है कि ये एफपीआर और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और प्राइम मिनिस्टर इस चीज को देखेंगे कि पुराना सिस्टम है इससे बेहतर है और ये टेस्ट फेल है इनका। जमीला अख्तर बेग साहब, आखिर में एक्सपोर्ट को बढ़ाने और टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए क्या बजट प्रपोजल है आपके पास? एक्सपोर्ट और चीज़ है, टैक्स बेस बढ़ाना और चीज़ है। पहले हम टैक्स बेस को बढ़ाने की बात करते हैं कि टैक्स बेस बढ़ाना ये मतलब है कि हर बंदा, हर शख्स जिस पे जो एक ब्रैकेट में आता है वो टैक्स अदा करे। उसके लिए जब वो टैक्स अदा करेगा गवर्नमेंट को रेवेन्यू बेहतर होता जाएगा। उसके लिए मेरी तजवीज़ ये है कि जैसे मैंने पूरे आपके स्टॉक में अर्ज कर रहा हूँ कि इसको डिस्क्रिशन को ख़त्म करें और सिस्टमेटिकली चीज़ों को लेके आए। इसको बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं, सैलरी के साथ लिंक कर सकते हैं, बिजली के बिलों के साथ लिंक कर सकते हैं कि ये लिमिट जिसकी रीच होगी तो वो फौरी तौर पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। जब अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो टैक्स बेस उसका बढ़ेगा। ये लिमिट अगर जब वो क्रॉस करेगा तो वो ऑटोमेटिकली सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होगा। जब सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होगा तो रिटर्न फाइल करेगा। तो ये बेस आपकी जितनी भी है वो फोकस उस बात पे है कि ऑटोमेटिक करें इसको, फिर आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। एक्सपोर्ट बढ़ाने की आपने बात की है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपको माहौल अच्छा, बिजनेस कंजियल एनवायरनमेंट होना चाहिए और आपकी जो लोकल इंडस्ट्री है उसको इतनी प्रोटेक्शन होनी चाहिए और अब कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट के साथ हम compete कर सकें कि हमारी प्राइस दूसरी दुनिया के ममालिक से कम होनी चाहिए। जब हमारी कम होगी तो फिर हम अच्छी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। लोकल इंडस्ट्री को इस तरह की फैसिलिटीज होनी चाहिए जो ऑब्वियसली एफबीआर का काम नहीं है, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री का काम है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम है कि इस तरह की इन्वायरमेंट हमारे मुल्क में आए कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटिटिव रेट पे सेल कर सकें। दूसरा ये भी हो सकता है कि चाइना का मॉडल आप अडॉप्ट करें, जैसे कि लोकल इंडस्ट्री जो है वो प्रोडक्शन करे और आपकी एक्सपोर्ट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो इंटरनेशनल मार्केट में मार्केट स्टडी करें और वहाँ से ऑर्डर लें और वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है या ट्रेड यूनियंस हैं या कुछ जो मर्जी नाम उनको दे, वो एक्सपोर्ट करें। यहाँ से लोकल जो परचेज है वो गवर्नमेंट करे और आगे एक्सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट करे। गवर्नमेंट जब एक्सपोर्ट करेगी तो ना तो रेट में कोई गड़बड़ होगी, ना आपके एक्सपोर्ट में अंडरस्टेटमेंट होगी। जो लोकल बिजनेस है वो जब एक्सपोर्ट करता है तो उसमें ये भी एहतमाल होता है कि वो कुछ पैसा बाहर रख लेता है और पाकिस्तान में नहीं लेके आता, हमारे मुल्क का नुकसान है। मैक्सिमम एक्सपोर्ट को इंतजाज करें और आपके ट्रेड अताशी और एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्सपो
وہ لگنے چاہیے تاکہ آپ کی ایکسپورٹ بڑھے. بٹ یہ امپورٹنٹ ہے کہ گورنمنٹ خود ایکسپورٹ کی طرف توجہ دے. اگر وہ گورنمنٹ خود ایکسپورٹ کرے گی تو آپ کی ایکسپورٹ ریٹ, آپ کے ایکسپورٹ ٹارگٹس پہلے سے بہتر ہوتے جائیں گے. یہ میں نے ایک نیا آئیڈیا شیئر کیا ہے, امید ہے کہ اس پہ بھی غور کیا جائے گا. بہت شکریہ ناظرین, ہمارے ایکسپرٹ کا ہم نے گفتگو سنی. اگلے پروگرام تک لیے افضل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.